पहले मान, अभी आप सुन पा रहे होंगे होपफुली मुझे, है ना। मैं वैसे ही अपना अपने बोल रही थी, खुद को ही कहानियां सुना रही थी। खैर, तो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। तो दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन लेट्स लर्न। तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। और अब साउंड आपकी क्लियर होगी वैसे, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कल। जो अगर ये सीरीज कंप्लीट नहीं होती है 14 तक, तो इसको तो जारी रखेंगे। बाकी जो सीटेट की बाकी सेशंस हैं, चाहे वो ईवीएस हो, इंग्लिश पेडागोजी हो, हिंदी पेडागोजी हो, मैथ्स हो, उसको भी कंटिन्यू कर देंगे। तो सीटेट वाले बिल्कुल भी समस्या में न रहें, ठीक। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, होपफुली आप सभी बेहतर होंगे। गाना बजाना घर में चल रहा होगा, बाहर तो नहीं। बाहर तो बजाना ही चल रहा है, घर में तो गाना भी चल सकता है। खैर, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है, मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग के 3 लेवल माने जाते हैं, और उसमें से पूछा है कौन सा नहीं है, नॉट की बात हो रही है। पहला है स्मृति स्तर यानी कि मेमोरी लेवल टीचिंग, फिर है अवबोध यानी कि अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, परावर्ती को रिफ्लेक्टिव कह सकते हैं, दूरवर्ती को पता नहीं क्या फ्यूचरिस्टिक कह देंगे, है ना, या फोरसाइट वाला कह देंगे। तो बिल्कुल जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। डी क्यों हो जाएगा? क्योंकि दूरवर्ती या फ्यूचरिस्टिक या फिर भैया विजनरी कह लो इसको, या फिर क्या कहेंगे इसको, मतलब फोरसाइटफुल कह लो, वो लेवल नहीं है कोई भी। टीचिंग के 3 लेवल हैं, 3 स्तर माने जाते हैं जनरली, जो हम पढ़ते हैं और सीखते हैं। 3 लेवल कौन से हैं? एक जो फर्स्ट लेवल है उसको हम कह देते हैं मेमोरी लेवल, मेमोरी लेवल यानी स्मृति वाला। दूसरा हम कह सकते हैं भाई अंडरस्टैंडिंग लेवल, अवबोध वाला, समझ वाला, ये कह सकते हैं। एंड थर्ड वन इज रिफ्लेक्टिव लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। अब रिफ्लेक्टिव लेवल, अब ये कहानी क्या है, इसी तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं। मेमोरी लेवल जो है यहाँ पर टोटली ये लेस थॉटफुल है, मतलब आप बहुत ज्यादा थॉट या अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कम करते हैं, याद करते जाते हैं, जैसे बचपन में होता ही है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और वही आपको याद कर लिया आपने। आपने ये भी नहीं देखा कि जो ये टेबल हैं, जो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 देख रहे हैं हम, उसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक। फिर है अंडरस्टैंडिंग यानी थोड़ा समझ करके, कॉम्प्रीहेंड करके आप चीजों को सीखते हैं। फिर थर्ड लेवल है रिफ्लेक्टिव, जहां से रिफ्लेक्टिव लेवल पे क्या होगा, आप ज्यादा थॉटफुल होते हैं, पीछे आप देख पाएंगे, हर एक एस्पेक्ट में देख पाएंगे, उसके सारे पक्ष देख पाएंगे, रिफ्लेक्ट कर पाएंगे एक चीज पर जो आपने सीखी है या सीख रहे हैं, ठीक है बात। अच्छा अच्छा, अभी अभी तो कुछ नहीं कह सकते आलोक जी, जून से पहले कोई भी एग्जाम पॉसिबल नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। तो देखते हैं, सीटेट तो होगा ही, उसमें कोई इशू नहीं है। तो आंसर क्या होगा? दूरवर्ती यानी फ्यूचरिस्टिक नहीं होता, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। अब बढ़ जाएंगे, निम्न में से कौन सा शिक्षण की विशेषता नहीं है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ, क्या विशेषता, क्या नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। आंसर कीजिए, ये कौन है? हंसी मजाक उड़ा रहा है राहुल, कह रहे हैं कि आप टिकटॉक पर भी हो, बस इसी की कमी रह गई है। अब मैं इतनी बहुत ही, मतलब क्या क्या कहें। मतलब ठीक है, मैं मानती हूँ कि थोड़ा डिस्कशन हम कर लेते हैं हंसी मजाक में, बट इतनी भी कलाकार नहीं हूँ मैं, है ना। आंसर कीजिए, बताओ एक बार, कौन सा शिक्षण की विशेषता नहीं है? आंसर कीजिए, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। स्वेच्छाचारी, सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय, सूचनाएं देने वाला, या फिर जनतांत्रिक। आंसर कीजिए फटाफट से, क्या होना चाहिए, बताएं एक बार। हम्म, देखो जो यहाँ आंसर है वो ए हो जाएगा, हालांकि अपने आप में ही कॉन्फ्लिक्टिंग बात है। वांछनीय सूचनाएं देने वाला, कि भैया जो आप चाहें वो आपको सूचनाएं पहुंचाए, बट इसका एक और पक्ष हो सकता है कि ठीक है, एटलीस्ट डिजायरेबल जो इन्फॉर्मेशन है वो ये हो सकती है कि आप एक पर्टिकुलर जो समस्या लेकर के जा रहे हैं या जो भी आप पढ़ रहे हैं, ये डिजायरेबल है कि वो आपको सॉल्यूशन या समाधान दे। बट ये स्वेच्छाचारी जो है, ये शिक्षण की विशेषता नहीं है कि ऑटोक्रेटिक हो। ऑटोक्रेटिक मतलब कि, ऑटोक्रेटिक मतलब अपनी ही मर्जी से चले, अब स्वयं के हिसाब से चलाए पूरी कक्षा को। तो इसलिए जो आंसर है वो ए होगा। जनतांत्रिक तो आपका होता ही है, डेमोक्रेटिक होगा, सहानुभूतिपूर्ण, जो एम्पैथी और सिंपैथी है दोनों आपके होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा, संज्ञानात्मक
एक सेकंड रुको, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है तो बीएस ब्लूम ने, जो बेंजामिन सैमुअल ब्लूम हैं जिनकी टेक्सोनॉमी है, उन्होंने 3 आयाम दिए हैं, 3 पक्ष दिए हैं, 3 डोमेन्स दिए हैं किसके, लर्निंग के, जिसमें एक पक्ष है संज्ञानात्मक जो आपके दिमाग से रिलेटेड है, दूसरा है साइकोमोटर जो आपकी फिजिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड है, तीसरा है अफेक्टिव जो आपके इमोशंस से रिलेटेड है ना। आंसर कीजिए फटाफट से। अब यहाँ पर संज्ञानात्मक क्षेत्र यानी कि संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव जो एस्पेक्ट है दिमाग से, जिसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपकी थिंकिंग, आपकी इमेजिनेशन, ये सारी जो स्किल्स आती हैं, उसके कुछ 6 लेवल दिए हैं उन्होंने। कॉग्निटिव जो आपका क्षेत्र है उसमें 6 लेवल्स की बात की है, आपने शायद सुना होगा। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, ये पुराने वाली टेक्सोनॉमी के हिसाब से दिया हुआ है इन्होंने, अदरवाइज नई में जो है आईएनजी यानी वर्ब की फॉर्म बना दी है सभी, है ना। नॉलेज हुआ, इसके अलावा नॉलेज को नोइंग कर दिया इन्होंने, फिर है कॉम्प्रिहेंशन, फिर है आपका एप्लीकेशन, देन आपका एनालिसिस, फिर उसके बाद आपका सिंथेसिस, फिर है इवेल्युएशन। ठीक, तो ये कुछ 6 लेवल्स हैं आपके, और इस हिसाब से जो डी ऑप्शन है वो सही बनता है। जितने भी लोग आंसर डी कर रहे हैं वो सही हैं। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण या संश्लेषण और फिर मूल्यांकन। ठीक है, बहुत बढ़िया तनु। ये आप लोगों का नया डैब वाला वो कई लोग आजकल ये यूज करते हैं इसमें चैट में, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया लगता है। ज्ञान, अवबोधन, अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण, उसके बाद मूल्यांकन। मतलब पहले आप नॉलेज में क्या होगा, आपने रिसीव कर ली चीज, मान लीजिए कोई पोयम है या कुछ भी आपने रिसीव कर लिया, फिर उसके बाद आप अप्लाई करते हैं जीवन में। जैसे 2+2 तो सीख लिया आपने, लेकिन जब आपने किसी शॉप पर जाकर के उसको अप्लाई किया बच्चे ने, तो वो एप्लीकेशन हो गई। फिर आप एनालाइज करना सीख जाते हैं, तोड़ के देखना सीख जाते हैं सिचुएशंस को, प्रॉब्लम्स को। फिर उसके बाद विश्लेषण यानी कि एनालिसिस तो होगा ही। ठीक है, तो नॉलेज, फिर कॉम्प्रिहेंशन, पहले सिर्फ आपने रिसीव किया, फिर आपने समझा उसको, कॉम्प्रिहेंड किया, अंडरस्टैंड किया, फिर उसके बाद आपने अप्लाई किया जीवन में, फिर आप उसके अलग अलग पक्ष देख पा रहे हैं, फिर आप सब कुछ जोड़ करके कुछ नया बना पा रहे हैं, और फिर आप इसको इवेल्युएट कर पा रहे हैं। जो नई वाली टेक्सोनॉमी है जिसमें परिवर्तन है, उसमें मूल्यांकन पीछे है और संश्लेषण आगे है, और संश्लेषण को क्रिएटिंग कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किसी ने लिखा है दी मेरा नाम लो प्लीज, नाम तो आपका निकल गया, बस कॉमेंट पढ़ पाई मैं आपका, क्षमा कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण योजना का मुख्य बिंदु है, यानी मेन सेंटर पॉइंट कौन सा होगा अगर हम बात करें शिक्षण योजना की तो। ठीक है, बहुत बढ़िया देवेंद्र जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर कीजिए, कौन सा शिक्षण योजना का मुख्य बिंदु है। भाई जो आप टीचिंग के लिए प्लानिंग कर रहे हैं एक तरीके से, तो प्रधानाध्यापक होंगे जो मुख्य बिंदु हैं, शिक्षक होंगे, विद्यार्थी होंगे, या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग। बच्चा जो है उसको हम केंद्र में रखते हैं, यानी विद्यार्थी को केंद्र में रखा जाएगा। सेंटर में क्या होगा, विद्यार्थी होगा। जो बेसिकली लर्नर है वो केंद्र में होगा, लर्नर जो है वो केंद्र में होगा। क्लियर है बात, तो एक बेसिक बात है। आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सारे जितने भी आप ताम झाम जोड़ रहे हो वो जोड़े तो इन्हीं के लिए जा रहे हैं ना। अगर ये सब कुछ आज स्मार्ट बोर्ड लगा है, कल व्हाइट बोर्ड था, पहले पीपीटी के थ्रू हम डिस्कस कर रहे थे लैपटॉप पर, उससे पहले हम फोन लेकर के डिस्कशन कर रहे थे, वो हो किस लिए रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, या फिर आपके लिए, फॉर यू कह सकते हैं। क्योंकि मुझे अगर समझना होता तो मेरे लिए समझना यहाँ है वो, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि बात आप तक बेहतरी से पहुंचाई जाए, यानी कि सिस्टम जो है वो बच्चों के लिए है, ना कि बच्चे सिस्टम के लिए हैं। ये बात हम इंक्लूसिव एजुकेशन में भी जान चुके हैं। तो बच्चे के अनुसार आप परिवर्तन कर सकते हैं। अब भाई क्या करें, मतलब हमें तो व्हाइट बोर्ड पे कोई इशू नहीं था, बट जब हाँ मैम स्मार्ट बोर्ड ले लो, ये दिखा दो, वो कर लो, तो होगा क्या उससे, है ना। तो ये एक बात है कि चेंजिंग टाइम्स या समय के साथ जो फ्लेक्सिबिलिटी या चेंज आना है वो किसके लिए आएगा, वो विद्यार्थी के लिए आएगा, लर्नर के लिए आएगा, जिसका सीखना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बहुत ही बढ़िया, हाँ, हिंदी वाला जारी रखेंगे, मतलब 500 क्वेश्चन कंप्लीट तो करेंगे, उसके बाद बाइलिंगुअल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह डैश में विभिन्नता के कारण है। मतलब कि मदन एक बच्चा है, सुरेश एक बच्चा है। सुरेश जो है वो शांत रूम बिल्कुल बंद करके पढ़ता है, और जो मदन है वो ग्रुप्स में डिस्कशन करके पढ़ता है। तो फिर आंसर कीजिए कि जो विभिन्नता है, जो डाइवर्सिटी है, वो किसके कारण है। पहला है अभिक्षमता यानी उनके एप्टीट्यूड की वजह से, अधिगमशैली यानी लर्निंग स्टाइल, फिर है परावर्तकता स्तर। अब परावर्तकता स्तर क्या है भगवान ही जाने, एक बार सर्च कर लीजिएगा या पता कर लीजिएगा या बता दीजिएगा किसको हिंदी बहुत अच्छी आती हो तो। और मूल्य, आंसर कीजिए। मूल्य मतलब वैल्यूज आपकी।
मेरा नाम सुरेश है, बहुत ही बढ़िया। आंसर कीजिए। कौन सा आता था वो, मूवी देखने जाओ तो ऐड आता था पहले? मुकेश। अभी क्षमता नहीं होगा इसका आंसर। आंसर क्या होगा? लर्निंग स्टाइल। भाई लर्निंग स्टाइल, सबका सीखने का तरीका अलग है ना। अब आप किसी को कहेंगे भाई तुम यूट्यूब पे क्यों पढ़ते हो, यूट्यूब से तो पढ़ाई नहीं होती। अब जिनके लिए ये चीज काम कर रही है, जिनको ये चीज हेल्प करती है, जिनके एग्जाम्स निकलते हैं, जो पढ़ पाते हैं, जिनके क्लियर होते हैं थॉट्स, उनके लिए काम कर रही है। ठीक। तो ये एक बात है, लर्निंग स्टाइल्स हैं। मतलब किसी को सुन के ज्यादा अच्छा समझ में आता है, किसी को देख के ज्यादा समझ में आता है, कोई ग्रुप में बहुत अच्छा सीखता है, कोई अकेले बहुत अच्छा सीखता है। तो ये लर्निंग स्टाइल्स हो गए। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। निम्न में से कौन सा कार्य क्षेत्र में व्यापक है? कार्य क्षेत्र मतलब जो उसका पूरा एक एरिया है काम करने का, वो उसमें व्यापक है, यानी कह सकते हैं ब्रॉड एरिया कह सकते हैं। तो देख सकते हैं ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में कौन सा एक जो क्या कहेंगे बात है वो सही होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है किरण, और बहुत अच्छी बात है, इस चीज़ की मुझे खुशी होती है। और बाइलिंगुअल भी मैंने इसीलिए शुरू किया था कि एटलीस्ट जो आप अलग अलग जगह से, स्पेशली गांव से अगर कोई जुड़ा हुआ है या जो सिर्फ हिंदी में ही पढ़ते हैं, उन तक भी बात पहुंच सके। बहुत बढ़िया शिवानी। आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ते हैं। लाइक शेयर आप करते रहिएगा, जिनकी इच्छाएं हो बताएं एक बार। इच्छा हो, इच्छाएं नहीं। आंसर कीजिए। शिक्षण रणनीति, शिक्षण तकनीक, शिक्षण विधि या शिक्षण युक्ति? नहीं, विधि तो डिफाइन कर सकते हो आपने, ये मेथड लेक्चर मेथड चूज कर लिया, आप उसके थ्रू पढ़ा रहे हो। तकनीक में भी यही है, आप एक टेक्निक पकड़ी हुई है आपने, या मल्टीपल टेक्निक्स भी हैं, तो क्लैरिटी है टेक्निक में, आप चूज कर सकते हैं। शिक्षण युक्ति में भी वही है। स्ट्रेटेजी में शिक्षण युक्ति मतलब आप कौन सा एक वे अपना रहे हैं। ठीक। लेकिन रणनीति में क्या होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, पता नहीं कितने मेथड्स आप यूज करेंगे, कितनी कितनी युक्तियां, कितनी टेक्निक्स आप यूज करेंगे, कौन सी आप अप्रोच लगाएंगे, मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। फिर तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारा सब कुछ अपना करके, चाहे जो भी एक तरीका अपना रहे हो, आप मल्टीपल तरीके अपना रहे हो, लेकिन जो बात है वो सिद्ध होनी चाहिए, सक्सेस मिलनी चाहिए एग्जाम में, ये भी कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं एक बार। बच्चे आमतौर पर टेलीविजन देखकर सीखते हैं, सीखने के इस ढंग को क्या कह सकते हैं? मतलब जो टेलीविजन है, टीवी है, उसको देख करके वो सीखते हैं, तो आप इसको क्या कहेंगे? ये जो तरीका है, प्रभाव का नियम है, अवलोकन से सीखना, सकारात्मक पुनर्बलन या पारस्परिक दृढ़ संकल्प? आंसर कीजिए फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज के क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड की साइड जाने वाले ज्यादा हैं, जिसमें आपका जो शिक्षण का जो आपका पूरा थोड़ा सा ज्ञान है, क्लासरूम में जो रियल क्लासरूम क्वेश्चंस हैं वो हैं, उनके लिए बहुत आसान रहेंगे, जिन्होंने या तो पहले किए हुए हैं या फिर इनको थोड़ा सा समझा हुआ है। बताएं एक बार, मतलब एक थॉट प्रोसेस उस तरीके की बनाई हुई है। आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया। अवलोकन से सीखना यानी कि ऑब्जर्वेशन से सीखना। भाई टीवी देख करके आप टीवी के अंदर तो नहीं चले गए ना, डायरेक्ट तो नहीं है, वाइकेरियस है ना, अप्रत्यक्ष है, तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। अभी भी आप अगर मुझे फोन पर या लैपटॉप पर जहां पर भी देख रहे हैं, तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके सेंसेस इन्वॉल्व हैं, लर्निंग हो रही है, यानी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। ठीक। बेंड्यूरा की थ्योरी से आप इसको जोड़ सकते हैं, सोशल लर्निंग थ्योरी के अंदर ये चीज आ जाएगी। ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही बात है, मजा आ जाता है जब आप लोग लिखते हैं कि ये वाला सिद्धांत और वो वाला सिद्धांत। सक्सेसफुल लगती है बात अपनी कि पहुंच रही है आप तक, आप समझ पा रहे हैं। ठीक। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो, यानी कि टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है, या उसके अगर तरीके से हम देखें तो बेहतर शिक्षक यानी एक अच्छा टीचर कौन होगा? पहला है कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो जाता हो, मतलब जिसके आने से बातें बंद हो जाती हो, खौफ छा जाता हो चारों तरफ, अरे सर आ गए हैं, है ना। फिर बातें करने वाले को दंडित करता है, जो भी बात करे उसको उठा करके बाहर भेज दे, मुर्गा बना दे, मुर्गी बना दे। उदासीन है, यानी कि मतलब उदासीन है क्या, मतलब बहुत सीरियस रहता हो, जैसे आजकल मैं थोड़ी सी रहती हूँ, बट फिर भी मैं जगा के रखने की कोशिश करती हूँ आप लोगों को, है ना। तो ये बताओ एक बार। और फिर है जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है, मतलब जो कन्वर्सेशन है वो अपने आप में एक रिसोर्स है सीखने का। ये जो मैं बीच बीच में जबरदस्ती आपसे बातें करती हूँ, इसलिए ही करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है मैंने उन क्लासेस में सबसे ज्यादा सीखा है, अपनी टीचिंग ट्रेनिंग के दौरान भी, और वैसे भी जो टीचर्स डिस्कशन करते थे, वो डिस्कशन से ज्यादा आपको कोई और चीज नहीं सिखा सकती। अदरवाइज तो किताबों में कितनी नॉलेज है या कहूँ इन्फॉर्मेशन है, आप कितनी भी पढ़ लीजिए, तो जरूरी क्या है, अगर आपको इंटरेस्टिंग भी बनाना है और इन बातों का
ऑल्टरनेटिव ढूंढना है तो आप इनको डायरेक्शन दे दीजिए। डायरेक्शन कैसी? जहां से आप सीख सकें, मतलब कि कन्वर्सेशन वो शिक्षक ज्यादा बेहतर हुआ जो बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर सके। हमारी एक मैम थी या हैं अभी भी, बट अब मतलब तो एक डिस्कशन चल रहा था ऐसे ही, मतलब मैं आपको बता देती हूँ बीच में। तो एक डिस्कशन चल रहा था जिसमें बात हो रही थी कि भैया ये जो एडिट करते हैं फोटोज, वो ठीक है कि नहीं, मतलब एडिट करना फोटोज को बिल्कुल ऐसे कलर वलर लगा के बिल्कुल सुंदर सा बना के वो करना ठीक है कि नहीं। या कई लोगों ने कहा हमें पसंद नहीं है, कई लोगों ने कहा कि हाँ हमें पसंद है, या बहुत ज्यादा ब्राइटनेस कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी सी चीज कही कि क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग लाइक्स या डिसलाइक्स में फंस जाते हैं, जैसे जैसे हम स्पेशली एडोलेसेंस में होते हैं कि मतलब जैसे आप खाना खाते हो तो किसी को पसंद है कि भाई सैलेड के साथ खाना, कि मतलब वो प्याज भी काट के लाएगा, एकदम बढ़िया सी प्लेट सजा करके लाएगा। तो ये आपको पर्सपेक्टिव देती हैं ये चीजें कि गलत और सही जैसा होता नहीं है कुछ, है ना। तो सबके आप रिस्पेक्ट या टॉलरेंस सीखते हैं आप दूसरों की लाइक और डिसलाइक के लिए, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो डिस्कशंस इंपॉर्टेंट हैं, आप यूज कैसे करते हैं बातों को वो इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए कहा भी जाता है, और आप लोगों को शायद ये चीज फील भी हुई होगी, जो यहाँ पेडागोजी के डिस्कशंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। आपको पेपर में पता भी नहीं लगता कि आप क्या सीख रहे हैं और वो किस तरीके से आप डील कर जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मधु गणित में कमजोर है, एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि में उसके गणित में कमजोर होने का क्या कारण हो सकता है? मतलब आप एक बेहतर शिक्षक हैं, तो इस केस में अगर एक बच्ची है मधु जो कि कमजोर है मैथ्स में, इस केस में क्या कहें, क्या रीजन हो सकता है उसके गणित में कमजोर होने का, या आप क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है बीके सुगंधा, सबकी लाइक्स और डिसलाइक्स होती हैं। और फिर एक और चीज ये भी है, पर्सपेक्टिव्स हैं, मतलब अगर आप एनालाइज करने बैठोगे तो अनटिल अनलेस आप ह्यूमैनिटी के लिए कुछ गलत नहीं कर रहे हो तब तक तो चीजें ठीक है। सबका पर्सपेक्टिव है, नजरिया बहुत बड़ी चीज है। खैर बताइए, एक बार आंसर कीजिए, बताइए एक बार। गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है, या फिर उसकी अध्ययन में रुचि नहीं है, उसके माता पिता अनपढ़ हैं, प्राय लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, ये कहते हैं स्टीरियोटाइप, जो रूढ़िबद्धता है ना, लिंग रूढ़िबद्धता, कि ये लड़कियां कमजोर होती हैं या लड़के रोते नहीं हैं, ये सब रूढ़िबद्धता है, इसका कोई अपना लॉजिक नहीं है। उसके माता पिता अनपढ़ हैं, अब ये तो बहुत ही बेकार बात हो गई। फर्स्ट जनरेशन लर्नर कहते हैं ऐसे बच्चों को, जो पहली पीढ़ी सीखने आती है जिनकी, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सीख नहीं सकते। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, सैकड़ों एग्जाम्पल आपके भी आसपास होंगे, हो सकता है आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स भी शायद फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स रहे हों, ठीक। तो ये भी लॉजिक नहीं है। उसकी अध्ययन में रुचि नहीं है, मतलब पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। देखो बच्चे को आप कभी भी दोष नहीं देते, क्योंकि कुछ ना कुछ रीजन है उसके वैसा होने के पीछे, और आपका एज अ टीचर रोल क्या है कि आप उस जड़ तक पहुंच पाए, उस चीज को सॉल्व कर पाए। यानी गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है, यानी कि जो मेथड है वो क्या है, फॉल्टी है। क्यों? क्योंकि आप एज अ टीचर अपने मेथड को ठीक करने की बात करेंगे या पूरी दुनिया को जाकर के बदलेंगे, ठीक। तो वही बात है कि जब आप एक उंगली किसी की तरफ करते हैं, चार आपकी तरफ आती हैं, तो मतलब आपको खुद के लिए फीडबैक लेना है। तो टीचिंग के मेथड में कुछ गड़बड़ है, अदरवाइज तो ना तो मैथ्स कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सीखा नहीं जा सकता या लड़कियां नहीं सीख सकती, तो बाकी के तीनों ऑप्शन खराब हो गए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन किया है, यानी प्रोजेक्ट मेथड को किसने दिया है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जे ब्रूनर यानी जेरोम ब्रूनर, रिस्क ने, रॉबर्ट ग्लेजर ने, या फिर किलपैट्रिक ने। ये तो मुश्किल से 2 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड का क्वेश्चन है, बफरिंग यहां से बिल्कुल नहीं हो रही है, आपके इंटरनेट में कुछ समस्या है। आंसर क्या है? डब्ल्यू एच किलपैट्रिक, विलियम हियर्ड किलपैट्रिक ने दिया है किसको? प्रोजेक्ट मेथड को, जो जॉन डुई के शिष्य थे ये कह सकते हैं। तो ये प्रैग्मेटिज्म से यानी प्रयोजनवाद से प्रभावित एक मेथड है, ये भी पूछ लेगा आपसे, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। प्रैग्मेटिज्म यानी प्रयोजनवाद। प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच कैसी? ग्रुप्स में बच्चे किसी भी एक समस्या का समाधान करते हैं, साइंस वगैरह में काफी यूज किया जाता है इसको, ठीक। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, एक समय निर्धारित होता है, उसमें बच्चे क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और सॉल्यूशंस ढूंढेंगे। बहुत बढ़िया गणेश जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? ये तो बहुत ही रेट्रो क्वेश्चन है, जो ये वो टीचिंग एप्टीट्यूड के वो क्वेश्चन है जो शायद बहुत ही आउटडेटेड भी हो चुके हैं, कई तो इतनी बार पूछे जा चुके हैं। बताओ एक बार। बिल्कुल, जब भी बच्चा नहीं सीख रहा तो जरूर आपके सिस्टम में कहीं गड़बड़ है। बहुत बढ़िया रवि जी, बहुत ही बढ़िया, कई लोग तो इतने बढ़िया हैं, लाइक शेयर का हिसाब रखते हैं अपने आप ही कमेंट्स में। आंसर कीजिए एक बार।
क्या होगा इसका आंसर? अगर बच्चे पढ़ने में रुचि ना लें और सभी बच्चों की बात हो रही है, क्या करेंगे आप? पहला ऑप्शन है कोई ध्यान नहीं देंगे और पढ़ाना जारी रखेंगे, चलते रहो बस मुझे तो अपने घंटे खत्म करने हैं, या फिर पढ़ाना बंद कर देंगे, या बच्चों को ध्यान देने के लिए कहेंगे, या कारण जानेंगे। जब समस्या सभी पर आ गई तो बात जो है वो सीरियस है, और सीरियस है या कोई भी अगर समस्या है क्लास में तो आप पहले कारण जानते हैं, रीजन पता करते हैं, पागल से नहीं हो जाते बिना मतलब। तो आपने देखा भी होगा टीचर दो बच्चों को पूछ लेते हैं, अच्छा मुझे भी बता दो क्या बात थी, बहुत हंसी आ रही है, हम भी हंस लेंगे, क्या है ये, है ना। मतलब आप कारण जानना चाहते हैं, तो कारण जानना इंपॉर्टेंट है, और इस कारण जानने को हम डायग्नोज करना कहते हैं, है ना, निदानात्मक शिक्षण कहते हैं इसको, डायग्नोस्टिक टीचिंग कह सकते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट कह सकते हैं। और इसके बाद आप रेमेडियल टीचिंग करते हैं, उपचारात्मक शिक्षण, क्योंकि आप पहले पता लगाएंगे, कारण जानेंगे, फिर आप रेमेडी देंगे, उपचार देंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे इंग्लिश, हिंदी, सीडीपी किसी भी पेडागोजी में ये बात पूछ लेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल है जहां, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वहां सक्सेसफुल है जहां पर क्या? पहला ऑप्शन है कक्षाओं में छात्रों का समूहीकरण उपलब्ध है, यानी कि जहां पर आप उनको जो ग्रुप्स होते हैं आपके जो सिमिलर एबिलिटी वाले, हेट्रोजेनस और होमोजेनस, तो होमोजेनस ग्रुप्स जहां पर आप बना सको जहां सेम एबिलिटी वाले बच्चे हों, या फिर अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र प्रभावी है, यानी आप टीचर सेंटर्ड पेडागोजी को अपनाओगे, या फिर परिवर्तनशील या लचीली पाठ्यचर्या है, यानी कि फ्लेक्सिबल है, जो करिकुलम है, जो एक्टिविटीज हैं, जो पूरा प्लान है वहां पर परिवर्तन संभव है, या फिर केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाता है, भैया जो एकदम हाईएस्ट मार्क्स लाएगा, जिसका लेवल अच्छा है, सिर्फ उसी पर आप ध्यान देंगे। तो समस्या समाधान का मतलब क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बच्चे में जागें कि वो किसी भी समस्या के प्रति समाधान को बढ़ावा दे पाए, सोच पाए, उसको प्रॉब्लम देख करके सॉल्यूशन की तरफ भागे, ना कि खुद प्रॉब्लम बन जाए। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। जब आपका करिकुलम कैसा है? फ्लेक्सिबल है। अगर करिकुलम फ्लेक्सिबल है बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसके एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो आप क्या कर सकते हैं? बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंटरेस्ट आएगा, वो अलग अलग वेज ढूंढेगा, तरीके ढूंढेगा, और आप उसको एक्सेप्ट भी कर पाएंगे। तो इसलिए जो आंसर है वो सी होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टीचर सेंटर्ड मेथड को हम नहीं इंपॉर्टेंस देते, सिर्फ एक ही तरह के बच्चों का ग्रुप बनाना भी ठीक नहीं है, डिफरेंट एबिलिटी वाले बच्चों का आप ग्रुप बनाते हैं, और सिर्फ एक ही तरह के बच्चों पर ध्यान देना भी समस्या समाधान को प्रमोट नहीं करेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सारे मेथड्स अच्छे हैं एक्सेप्ट कौन सा है? वो एक्सेप्ट या अलावा ही आपको ढूंढना है। मैंने फिर से यहीं पे ध्यान दूंगी, नॉट लिखा हुआ है, ये मान लेना, जो सही ना हो उसके बारे में पूछा है। ठीक है, तो पहला है मुक्त खेल के लिए समय देना, मतलब आप मजे से खेलने के लिए मौका देंगे, या फिर सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने, यानी जो सृजनात्मक मतलब कि क्रिएटिव थिंकिंग के लिए आप उनको कितना भी टाइम देंगे, या फिर मुक्त अंत वाली सामग्री यानी ओपन एंडेड जो थॉट है उसको प्रमोट करेंगे, जिसमें वो अलग अलग दिशाओं में सोच पाए, बंध के ना सोचें। एक है ओपन एंडेड, दूसरा है आपका क्लोज एंडेड, जिसमें येस और नो में ही आंसर होता है, यानी कि ज्यादा चॉइसेस आपके पास होती नहीं है। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना। बताओ एक बार, तीनों बातें ठीक हैं, तीनों बातें ठीक हैं, तुक्के ना लगाएं, ध्यान से पढ़ें। मुक्त खेल के लिए मतलब उनको आप फ्री एसोसिएशन के लिए या उनको खेलने का मौका देंगे, सीखने का मौका देंगे, अच्छी बात है, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। जब क्रिएटिव थिंकिंग होगी तब भी प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, ओपन एंडेड यानी अलग अलग दिशाओं में खुल के सोचेंगे तब भी होगी। लेकिन कब नहीं होगी? जब जो शिक्षक है वो ये करे कि कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनमें परिपूर्णता, बच्चे क्या हो, बिल्कुल मास्टरी हासिल कर लें किसी एक चीज को करते हुए, वो सहज तरीके से करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, परफेक्शन का एक्सपेक्टेशन हर एक चीज में बर्बाद कर सकता है बच्चे की नेचुरल एबिलिटी को। ठीक है, तो ये एक बात है। हम धीरे धीरे परफेक्शन की ओर बढ़ते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं, ना कि डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स पर। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता, मतलब कौन सी एक चीज प्रॉब्लम सॉल्विंग को नहीं बांधेगी? पहला है अंतर्दृष्टि, फिर है मानसिक प्रारूपता, फिर है मोर्चाबंदी, एंड लास्ट वन इज निर्धारण। आंसर कीजिए। तो 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है, इधर उधर आपका, इधर यूपी टेट में भी मिल जाएगा और भी 1-2 जगह पर आया है। बहुत बढ़िया।
मतलब समस्या समाधान को बाधित नहीं करता का मतलब क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को रोकेगा नहीं, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग में बाधा नहीं बनेगा। तो ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। अंतर्दृष्टि यानी इंसाइट, बिल्कुल। डी कैसे हो सकता है? डी है कि आपने कोई एक ही चीज पकड़ ली और उसी को आप निर्धारित करके बैठे हैं। अंतर्दृष्टि यानी इंसाइट जो है, इंसाइट मतलब एकदम से अचानक से आपको आइडिया आएगा और ये बहुत ही अच्छा तरीका है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। आहा मूवमेंट जो होता है ना, मतलब सडन सॉल्यूशन आपके दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा यार एक आइडिया आ गया, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, तो ये जो आहा मूवमेंट है, इंसाइटफुल लर्निंग है कोहलर की, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में समस्या नहीं है, ये तो हेल्प करेगी आपको। ठीक, बाकी की तीनों चीजें, मानसिक प्रारूपता मतलब मेंटल सेट, आपका एक मेंटल सेट है, आप उसी तरीके से सोचते हैं, वही 4 तरीके आपको आते हैं और उन्हीं को आप अपनाएंगे। ठीक, मोर्चाबंदी कह सकते हैं, फंक्शनल फिक्सनेस, कि भाई आप अब क्या है, थक चुके हैं, आपने मान लिया है कि आपसे नहीं होगा, है ना, तो ये सारी चीजें। बिल्कुल, दिमाग की बत्ती जलना, बिल्कुल सही बात है। किसने जलाई हुई थी अभी आग भेज करके? बहुत ही बढ़िया। आंसर कीजिए। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे गलत है? यानी कि संप्रत्यात्मक मतलब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, उनके कॉन्सेप्ट्स बेहतर हों। बहुत बढ़िया कैलीग्राफी। कॉन्सेप्ट्स बेहतर हों बच्चों के, संप्रत्य जो हैं वो बेहतर बने, चीजों को लेकर के उनकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो, इसके लिए कौन सी विधि गलत है? ठीक है, क्या पूछा है? सबसे गलत। क्वेश्चन ठीक से अगर आप पढ़ेंगे पेडागोजी में तो आधी समस्या वहीं दूर हो जाएगी। पहला है ऑप्शन, यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना, मतलब कि यहाँ पर बात क्या हो रही है, संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सबसे गलत, करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना, मतलब आपने कुछ कहा और आपने सही को गलत में बदल दिया। या फिर विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। आप उनको क्या करेंगे, आप उनके लिए बहुत सारे उदाहरण यानी एग्जाम्पल प्रस्तुत करेंगे और फिर उनकी जो लॉजिकल एबिलिटी है उसका प्रयोग करने के लिए उनको प्रोत्साहित करेंगे, जो कि अच्छी बात है अपने आप में। फिर सी ऑप्शन है आपके सामने, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। या फिर पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझाना। बहुत ही बड़े हो जाते हैं कई बार पेडागोजी में जो ऑप्शंस हैं और वहां आपको सोचना पड़ता है। 1 मिनट रुक के देखो, बात हो रही है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जिससे बेहतर ना हो, सबसे गलत। ठीक, बात दंड की आ गई तो वैसे भी आप ढूंढ लोगे। देखें अगर, तो जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक जैसा आप चाहते हैं, जो सही कॉन्सेप्ट हैं, जब तक डेवलप ना हो तब तक डंडा हाथ में लेकर के रखो। डंडा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। आरटीई बिल्कुल साफ मना करता है, किसके लिए? कॉर्पोरल पनिशमेंट के लिए। ठीक, तो ये एक बात है, आपको अंदर कर दिया जाएगा और आप आराम से बैठ करके फिर खाना खाएंगे अगर आप डंडा बजाएंगे तो। हालांकि बहुत जगह पर अभी भी ये प्रथा चलती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। समस्या सुधारक बच्चा यानी प्रॉब्लम सॉल्वर है जो बच्चा है, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता रखता है। तो वो कौन से विचार के आधार पर जो कथनों की सच्चाई है, मतलब सही है चीज या गलत है एक स्टेटमेंट, उसको इवेल्युएट करेगा, मूल्यांकन करेगा। सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी के आधार पर, सौंदर्य बोध, भाई कितना सुंदर वो दिखता है, तार्किक यानी लॉजिकल, अमूर्त यानी कि एब्स्ट्रैक्ट। भाई नहीं 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 नहीं, समस्या सुधारक बच्चा है, गिफ्टेड बच्चे की बात नहीं हुई कि एबिलिटी कौन सी है उसमें। बात यहां पर आपसे सिंपल ये हुई है, किस विचार के आधार पर, किस विचार के आधार पर, कौन से थॉट के आधार पर वो सही है कोई चीज या गलत है। तो लॉजिकल थिंकिंग लगाएंगे आप। जब भी अमूर्त की जरूरत नहीं होती आपको हमेशा कि कोई चीज जो आइडियाज में हो, आप अपने लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे। जो आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स के आधार पर, कॉन्सेप्ट आपके एक्सपीरियंस के आधार पर जो लॉजिकल है वे उसको अपनाएंगे और देखेंगे कौन सी जो भावना है, जो भी बेसिकली एक इंसिडेंट हुआ है वो किस हद तक ठीक है। एविडेंसेस के आधार पर देख सकते हो, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो लॉजिकल थिंकिंग होगा यहाँ पर जो सही आंसर है। आगे बोलेंगे, मतलब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन है भाई। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है। अब यहाँ पर पूछा है कि अगर अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है बच्चों को तो आप क्या कर सकते हैं उनके लिए। बहुत बढ़िया रविरंजन, आंसर कीजिए फटाफट से। 4 ऑप्शन हैं, खुद पढ़ने की कृपा कीजिए, बड़े बड़े ऑप्शन हैं। पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्न कराएंगे आप, या फिर पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं को कंठस्थ कराएंगे, मतलब रट्टा लगवा देंगे। कोई बात नहीं बबीता जी, गलत हुआ तो यहाँ गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से तैयारी होगी जब गलतियां खत्म होंगी धीरे धीरे। बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना। यानी कि आप क्या करेंगे, बच्चों को जो प्रॉब्लम है
उसको लेकर के इंट्यूटिव गैस करने देंगे जो सहजता से उनके अंदर नेचुरली आ रहा हो। और क्या करेंगे, जो बहुत सारे विकल्प जो हैं उनको देखने के लिए, मल्टीपल ऑप्शंस देखने के लिए आप प्रोत्साहित करेंगे बच्चों को। या फिर पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखाकर, देखो आंसर करना सिर्फ इससे क्या होगा, बच्चे का जो खुद का थॉट प्रोसेस है वो हो जाएगा खत्म। सिर्फ आपने आंसर लिखवा दिया, इनको याद कर लेना, हालांकि होता ऐसा ही है रियलिटी में, बट ये सब चीजें कारगर नहीं है। कारगर क्या है, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है, बच्चा समस्या समाधान करता बने, तो आप जो इंट्यूटिव गैस आपने पूछी 4 चीजें, जैसे मैंने अभी आपको वो एग्जांपल दिया अपनी क्लास वाला कि भाई पूछा गया, क्या पूछा गया, ऐसे सैकड़ों डिस्कशन होते थे कि क्या है ठीक है या गलत है, या आप क्या सोचते हैं इस एक विषय के बारे में। अब बच्चे का जो इंट्यूटिव गैस है उस प्रॉब्लम को लेकर के कि भाई कोई समस्या है, किसी के घर में पानी की समस्या है, तो अच्छा क्या कर सकते हैं, तो बच्चे अपना इंट्यूटिव गैस देंगे, जो उनकी समझ उनके एक्सपीरियंस के आधार पे होगा, वो उस चीज को बाहर निकालेंगे। फिर आप उनको अच्छा ये भी तो विकल्प हो सकता है, आप फिर 4 पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे 4 बच्चों के अलग अलग, तो उनको एक दिशा मिलेगी, तब प्रॉब्लम सॉल्विंग हो पाती है। अदरवाइज तो सेकंड हैंड नॉलेज को हम रटते रहेंगे और उगलते रहेंगे। आंसर क्या है, सी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो, यानी कि प्रगतिशील शिक्षा का मतलब क्या है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम, जहां लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट किया जाए। और ये बात हम जानते हैं लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट करते हैं जॉन डुई अपनी प्रोग्रेसिव एवं चाइल्ड सेंटर्ड यानी बाल केंद्रित शिक्षा में। नमस्कार महेंद्रू जी, आंसर कीजिए फटाफट से, नमस्कार से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन का आंसर करना पड़ता है यहाँ आकर के। कौन से माया यादव हैं, ब्लॉक कर दिया जाता है ज्यादा टेढ़े लोगों को। दे रहिए, स्वच्छ रहिए, खुश रहिए, है ना, धमकियां मत दीजिए किसी को। बताओ एक बार, आंसर करो, खैर बताओ एक बार। बी। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है, प्रगतिशील कक्षा है अगर, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, जो प्रगतिशील शिक्षा है वो खोज को प्रोत्साहन देगी, वो लर्निंग बाय डूइंग को प्रोत्साहन देगी, वो करके सीखने को प्रोत्साहन देगी। समावेशन तो आपने पढ़ लिया, हतोत्साहित आपने पढ़ा नहीं, 1 नंबर ऐसे ही खो देना, और मेरी जो इतनी मेहनत है वो भी खराब कराओगे और अपनी भी कराओगे, है ना। तो पढ़ो पूरा क्वेश्चन, बिना पूरा क्वेश्चन पढ़े जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना, ठीक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है वैसे तो ये, आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है। सीटेट पेपर 1 और 2 दोनों में पूछा है इस बार ये क्वेश्चन, बस घुमा करके पूछ लिया। गलत धारणाओं को उन्होंने नाइव कॉन्सेप्ट्स कह दिया, यानी अनुभवहीन जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कह सकते हैं। बताइए एक बार, नाम ले लिया कोमल शर्मा जी आपका, कोई बात नहीं। आंसर कीजिए। अरे बहुत बढ़िया उषा जी, आंसर कीजिए फटाफट से। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अरे हंसी मजाक होता रहना चाहिए। कई लोग तो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड मैसेज की जगह होती है ना, वो यहीं पे लिख देते हैं कॉपी पेस्ट कर करके। आंसर करो फटाफट से। आंसर क्या होगा, वैकल्पिक धारणाएं जो हैं ये बताते हैं ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स, जिनको हम इंग्लिश में कह देते हैं। भाई ये ऑल्टरनेटिव तरीका है किसी एक चीज को देखने का, सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये बच्चों के ठीक नहीं होते, उनको लगता है अगर ट्रेन जा रही है तो भैया पेड़ भी साथ में चल रहे हैं। इस तरीके के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो उनके किस वजह से होते हैं, क्योंकि बच्चों को उनकी सोच में प्रौढ़ों के समान नहीं मान सकते, भिन्न होती है जो बच्चों की सोच है, यानी वो भी सोच सकते हैं, बस तरीका अलग है, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ है, उसको आप ठीक करा सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इनको ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स कहा जाता है। सीमा यादव जी, नाम ले लिया आपका। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शिक्षक इनको ठीक कैसे कर सकता है ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स को, तो एक तरीका है कि आप सही कॉन्सेप्ट्स को उनके सामने डिस्कस करें, चैलेंज करें उनको, किस चीज के साथ, सही कॉन्सेप्ट्स के साथ बात करें इस पर। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, मतलब सबसे बेहतर तरीका अगर आपको लर्निंग में सुधार कराना है बच्चों की। 4 ऑप्शंस हैं, भाई हिंदी में ऑप्शंस लंबे होते हैं, मुझे लग रहा है और ज्यादा क्वेश्चन लंबा हो जाता है। पहला है, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, यानी हर प्रकार का टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है वो अवेलेबल हो। अब भारत है एक विकासशील देश है, या कहीं पर भी ऐसा कैसे हो सकता है कि हर प्रकार की चीज अवेलेबल हो, बताएं एक बार। बिग बॉस की जैसी है, किरण कह रही है आवाज, एक माइक का कमाल हो सकता है, बाकी आवाज तो ठीक ही है यार। बताओ एक बार, गाना गा के सुनाओ।
आंसर करो एक बार। तो जो आंसर है वो क्या होगा, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री पॉसिबल नहीं है, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, हर दिन आप पेपर लोगे बच्चों का, या फिर शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, या शिक्षक को वास्तविक जीवन। अब मैंने आपको एक बात बहुत सिंपली कही हुई है, जितने ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होंगे बच्चे के उतना अच्छा है, जितना वो एक्टिव हो उतना अच्छा है उसके सीखने के लिए। तो सबसे बेहतर तरीका क्या कि भाई आप उसको वास्तविक जीवन यानी रियल लाइफ से जोड़ दीजिए अधिगम को, और ये आपका एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी कहता है, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है, वो भी इसी चीज को सपोर्ट करेगी। या तो मेरे कान बज रहे हैं आज, या तो कोई फोन बज रहा है, इतनी ज्यादा वाइब्रेशन सुनाई दे रही है। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के अनुकरण को डैश कहा जा सकता है। मॉडल्स मतलब फैशन शो में उन्होंने कुछ मॉडल्स को देखा और वो क्या कर रहे हैं, उनका अनुकरण यानी इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं उनको। तो ये जो कोशिश है, इस प्रकार के अनुकरण को आप क्या कह सकते हैं? प्राथमिक अनुकरण, गौड़ अनुकरण, सामाजिक अधिगम या सामान्यीकरण? आप आंसर कीजिए। मैं एक बार क्या कहेंगे, जल का सेवन करती हूँ, क्या करूँ अब, रामायण महाभारत देखूंगी तो यही बोलूंगी ना। बताओ एक बार। तो बहुत बढ़िया, कई लोग तो बहुत ही बेकार आंसर्स दे रहे हैं, बहुत दुख की बात है, तो आसान सा टॉपिक है। बहुत ही बढ़िया, सही है। आंसर क्या होगा, सामाजिक अधिगम। सामाजिक अधिगम यानी सोशल लर्निंग। जो बेंड्यूरा की थियोरी है, इमिटेशन की बात की है बेंड्यूरा ने, अनुकरण की बात की है, जिसमें आप अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं एक मॉडल को। अब ये मॉडल कोई भी हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, आपने कुछ टीवी में देखा वो हो सकता है ना। तो ये क्या है, सामाजिक अधिगम। अब चाहे भगत सिंह को देखा हो आपने, मतलब उनके बारे में जाना हो, चाहे आपने टीवी में कोई मूवी देखी हो, अब ये क्या है, सोशल लर्निंग थियोरी। मतलब हम समाज से ऑब्जर्व करके, अनुकरण करके सीखते हैं। मॉडलिंग की जो प्रोसेस है, इसमें 4 स्टेप्स अवेलेबल मतलब इन्वॉल्व हैं। एक है अटेंशन, यानी आपका अवधान, आपका ध्यान जाएगा उस एक मॉडल पर, आपका ध्यान गया कि ऐसे कपड़े पहने हैं या ऐसे चल रहा है, ठीक है, चल रही है, तो आपने वो चीज धारण कर ली, आपका पहले ध्यान गया वहां, अटेंशन गई, फिर आपने ये चीज आपके दिमाग में रही, यानी रिटेंशन हुई। अगर दिमाग में रहती नहीं तो आप उसको दोबारा से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। फिर आपने क्या किया, वैसे ही चलने का किया प्रयास, यानी कि आपने रिप्रोड्यूस किया उसको, उस एक एक्टिविटी को आपने इमिटेट किया, उस एक चीज को। फिर उसके बाद आपको अगर रीइंफोर्समेंट मिला, यानी कि हाँ तुमने वैसा ही किया है, आपको लगा कि आपने अच्छा किया है, या किसी और ने कहा, तो आप हो जाएंगे मोटिवेटेड, यानी रीइंफोर्स हो जाएंगे, और आप ये जो प्रोसेस है लर्निंग की वो हो जाएगी बेहतर। ठीक, तो ये एक बात है। कोई बात नहीं संध्या जी, अगर आप लेट हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है? यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एप्ट कह सकते हैं, या राइट कह सकते हैं, या ट्रू कह सकते हैं अबाउट चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग। शबाना अंजुम जी, नाम ले लिया आपका, बताइए एक बार। मतलब बच्चों की गलतियों के बारे में, यानी कि एरर्स जो करते हैं बच्चे, टॉपिक है सीटेट में, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है आज की जो क्लास है। बच्चे जो गलतियां करते हैं उसके बारे में अगर आपको एक स्टेटमेंट देना हो तो क्या सबसे सही रहेगा? पहला ऑप्शन है आपका, बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती। देखो, बच्चा एबल है, क्यूरियस है, जन्म से ही सीख सकता है, और वो लिटिल साइंटिस्ट भी है, प्याजे भी कह रहे हैं ये बात। तो बहुत ज्यादा तुर्रम ना बनते हुए अपने आप को ये कभी नहीं मानना कि बच्चा कर नहीं सकता, सीख नहीं सकता, सोच नहीं सकता। ये सब जो है आपके नंबर तो कटवाएंगे ही और आपको बुद्धू भी बनाएंगे। फिर है, गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए। मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि बच्चा आपको इमिटेट करता रहे, इमिटेट करेगा तो ओरिजिनल थिंकिंग कहाँ से आएगी? ठीक है, वो तो नेचुरल है कि जो देखेगा वो सीखेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका उद्देश्य ये बन जाए एज अ टीचर, आपका ये ऑब्जेक्टिव हो जाए कि मेरी नकल करो। प्रभाव तो पड़ेगा आपका, 100% पड़ेगा, लेकिन अनुकरण करना आप स्पेशली अगर सिखा रहे हैं तो फिर तो बहुत ही दुख की बात है। फिर है सी ऑप्शन, बच्चों की गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए ताकि वे गलतियां न दोहराएं। यानी कि उनको दंड देंगे आप, दंड, दंड देख करके भाग जाया करो कई किलोमीटर दूर आंसर से कि ये तो गया। फिर है, बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। मजेदार बात, कैसे? क्योंकि जो बच्चे की गलतियां हैं यानी जो एरर्स हैं वो क्या है, विंडो की तरह है, एक जो आपको एक
आईना देते हैं या एक एक स्पेस देते हैं, एक झरोखा है एक तरीके से, जहां से आप ये देख पा रहे हैं कि वो सामने वाला सोच कैसे रहा है, अगर उसने ये गलती की है तो उसको किस तरीके से ये चीज समझ आई होगी। ठीक, तो आपके पास फिर अपने टीचिंग मेथड को अच्छा करने का मौका हो जाता है। ठीक, तो ये जो आंसर है वो इसलिए सही है कि एक विंडो के समान है जहां से आपको पता चलेगा बच्चे सोचते कैसे हैं, और फिर आप अपने मेथड में चेंज कर पाएंगे और उनकी जो सोच है उसको सही एक कॉन्सेप्ट से रिप्लेस कर पाएंगे, या फिर अगली बार आप इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि वो कंफ्यूजन ना बने दिमाग में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज आप लोगों ने अपने आप ही जो है लाइक शेयर बहुत अच्छे से कर दिया है, धन्यवाद आप सभी का। फिर है, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं, इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी कुछ बच्चे गलतियां करते हैं जो कि करेंगे, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, आज लाइव लाइव देख पा रहा हूँ जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सही है अमित, बताइए एक बार। तो बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं किया जाना चाहिए, यानी जो बच्चे, कुछ बच्चे अगर गलतियां करते हैं उनको आप पास नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, गलतियां सब करते हैं। बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। यानी कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके वो क्लियर नहीं हुए, अभी स्पष्ट नहीं हुए हैं, और इसकी वजह से वो गलतियां कर रहे हैं। तो आपके टीचिंग मेथड में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उसको आप बेहतर कीजिए। ठीक है बात, तो आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा लग रहा है हमें, फिर भी दो ऑप्शन और पढ़ लेते हैं। बच्चों की बुद्धि स्तर लब्ध, जो आईक्यू है उनका कमजोर है, तो ज्यादा आईक्यू वाले लोग गलतियां नहीं करेंगे जीवन में। कितने सारे साइंटिस्ट हैं, कितने सारे टेक्नोलॉजी के फील्ड में लोग हैं, जीवन भर से गलतियां करते रहे और एक आध चीज कुछ सही हो पाई। तो गलतियों का आईक्यू से कोई संबंध नहीं है। बच्चों की अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करते हैं, मतलब कि उन्हें सीखने में ही इंटरेस्ट नहीं है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, गांठ बांध लीजिए। बच्चा बाय नेचर क्यूरियस है, जिज्ञासु है जन्म से ही। अगर जिज्ञासा खत्म हुई है तो उसमें रीजन सिस्टम है, दुनिया है, आप हैं, कोई भी हो। ठीक, बच्चा बाय नेचर क्यूरियस ही होता है। आगे बढ़ेंगे और वो सीख सकता है। ये आज के लिए आई थिंक सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण है, यानी एनसीएफ 2005 की अगर हम बात करें तो जो एरर्स हैं वो उनको इंपॉर्टेंट बताया गया है। किस लिए इंपॉर्टेंट बताया गया है? आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, देखेंगे। सुमित कुमार जी कोशिश करेंगे, समय मिलेगा तो बिल्कुल करेंगे, या एक बार केवीएस की वैकेंसी आएगी तब करेंगे, क्योंकि सीटेट में ग्रामर का कोई रोल नहीं है। पहला ऑप्शन है, यह कक्षा में कुछ बच्चों के हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। ऐसा कुछ नहीं है कि हटाएंगे आप बच्चों को, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। मतलब आप डिवाइड कर देंगे, ये हैं भैया पास यानी कि बहुत पढ़े लिखे बच्चे, दूसरे हैं फेलियर्स, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। यह बच्चे के विचार की, एक बात ध्यान रखिएगा, आपका एज अ टीचर या फिर पूरे सिस्टम का जो उद्देश्य है वो कभी भी ये नहीं होता कि आप बच्चों को लेबल कर दें, टैग लगा दें, ये निकम्मे हैं, ये बड़े अच्छे हैं, ये फर्स्ट आते हैं, ये लास्ट आते हैं। ये आपका उद्देश्य नहीं होता। यह बच्चे के, आपका उद्देश्य ये होना चाहिए जिसमें जो अच्छा है आप उसको अप्रिशिएट कर सकें। ठीक, यह बच्चे की विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। यानी जो इंसाइट है उसके थॉट में, वो आपको पता लगेगा भैया ये सोचता कैसे, इसके दिमाग में चीजें जा कैसे रही हैं, आप कैसे उसको फिर बेहतर करेंगे। ठीक, तो आंसर होगा इसका सी। बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है, फिर से ये तो बेकार की बात है। तो सी आंसर इसका सिंपल सही हो गया। आप लोग सही आंसर कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। फिर है लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, जो कि गलतियों पर ही है। आज हमने 3 टॉपिक्स को डिस्कस किया है, आपको पता भी नहीं लग रहा होगा, मैं मिक्स करके लाती हूँ टॉपिक्स, बट मेरी कोशिश है कि ज्यादातर टॉपिक्स कवर हो जाएं। जो अध्यापक या अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को त्रुटियों में सुधार करना चाहता है या चाहती है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है? यानी आप चाहते हैं आपके बच्चों की जो गलतियां हैं वो ज्यादा से ज्यादा सुधर जाएं, तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। कोई बहुत ज्यादा नहीं में विश्वास रख रहा है कमेंट सेक्शन में, समीर सौरभ हैं। मुझे लगता है आपको तो नाम मैंने कई दिन लिया है, या तो घर कहीं लिया होगा दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे, बट बताओ, ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जिनका नाम लिया जाता है ना। यहाँ ऐसे लोग हैं जिनका कभी लिया नहीं गया, तो नाम में क्या रखा है? इसने कहा है शेक्सपियर ने। खैर, तो ये बताइए कि अध्यापक या अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहता है तो क्या करेंगे? यहाँ आ जाओ, शिक्षक बन जाओ, बताओ एक बार। अगर त्रुटि संशोधन प्रक्रिया बच्चों को शुद्ध करती है तो उसे उनका संशोधन नहीं करना चाहिए। यानी कि ये जो प्रक्रिया है त्रुटि की, वो मजा नहीं आ रहा है या बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको आपको नहीं करना है। उसे अपने विद्यार्थियों की प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करना चाहिए। इसके लिए चाहे वह विद्यालय में देर तक बैठा रहे, उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मकता में हस्तक्षेप करती हैं। अब आपको एक चीज समझ आई होगी, हाँ, जिनको नहीं समझ आई वो गलत आंसर कर रहे हैं, अभी देखेंगे।
फोर्थ ऑप्शन और पढ़ लेते हैं, उसे बार बार की जाने वाली तथा सामान्य त्रुटियों की अपेक्षा कम बार होने वाली त्रुटियों का अधिक संशोधन करना चाहिए, कि जो गलतियां कम होती हैं उनको ज्यादा वो ठीक करे। पॉइंट क्या है, बात यह है कि आप क्या कर पाए, ध्यान से समझिएगा। एक तो आप अर्थ निर्माण कर पाए, यानी मीनिंगफुल लर्निंग हो, सार्थक अधिगम जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है। बच्चा के कॉन्सेप्ट्स जो हैं यानी संप्रत्यय उसके क्लियर हों, अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो वो कल लॉजिक भी लगा पाएगा, वो इमेजिन भी कर पाएगा, वो प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर पाएगा। तो इतनी सारी चीजें होंगी किससे, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने से। तो उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ, जो जनरल बात है ना, जो जनरल मीनिंग जिसमें होता है, और जो अवबोधनात्मकता में हस्तक्षेप करते हैं, यानी वो कॉन्सेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी बेहतर नहीं हो पा रही बच्चे की, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर नहीं हो पा रहे, बन भी नहीं पा रहे, और साथ में जनरल अर्थ यानी जनरल मीनिंग भी नहीं समझ पा रहा। तो फिर कुछ गलतियां, थोड़ी बहुत गलतियां, एक प्रकार की गलतियां मानी जाएंगी, लेकिन ये जो सामान्य गलतियां हैं इनको पकड़ के ठीक कराना जरूरी है। इसका मतलब ये है कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं बच्चे की, ठीक है। वेंड्यूरा की थ्योरी, मेरा तो लिया ही जाता है नाम, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ने का, बहुत ही बढ़िया, सही है सही है। तो यहाँ पर हमने एक चीज सीखी, बेंड्यूरा की थ्योरी, किसी ने कहा था बेंड्यूरा की थ्योरी समझा, तो सोशल लर्निंग थ्योरी एक बार सर्च कर लेना बाय हिमांशु सिंह, आपको मिल जाएगी, 2 वीडियोस मिलेंगी, दोनों में से कोई सी भी देख लेना, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक, नाम गुम जाएगा बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। अब क्या गाना गा के सुनाऊं बात पे, चलो बहुत बढ़िया हैं आप लोग। ये बता दीजिए आज आउट ऑफ 25 कितने आपने बढ़िया कृत्य किए और क्या तीर मारे आपने आज, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, है ना। बाकी बातें तो ठीक हैं। तो आंसर अभी कितनी देर हुई है लाइव चलते हुए, एक बार देख के बताओ कितने मिनट से चला है। मुझे लगता है 1 से 2 मिनट हम लेते हैं एक क्वेश्चन में, और इवन 2-3 मिनट भी लग जाए ना, क्योंकि पेडागोजी है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है कैलकुलेटिव कोई, तो टाइम लगता ही है। तो 2-3 मिनट एक क्वेश्चन के लिए अगर हम 3 मिनट लें तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बात। तो आज के लिए इतना ही, होपफुली आपको जो है सेशन पसंद आया होगा। आउट ऑफ 25 जिनके बहुत बढ़िया 21 ठीक हुए हैं विकास के, और 23 ठीक हुए हैं शिप्रा के, 37 मिनट, अरे बहुत जल्दी हमने डिस्कस किया, 25 मतलब, क्योंकि पढ़ना भी, अगर आप किताब उठा कर बैठोगे 1 मिनट तो क्वेश्चन पढ़ के और सोचने में लग जाता है, तो यहाँ मैं डिस्कशन भी कर रही हूँ प्रॉपर, तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी स्पीड हम मेंटेन कर लेते हैं। अरे वाह, आज बहुत तीर मारे हैं मैम, अरे वाह, सामरा शेख आपके 24 आए हैं आउट ऑफ 25, आज तो आने भी चाहिए, 20 से नीचे या 19 से नीचे नहीं जाने चाहिए आज, क्योंकि क्वेश्चंस मैं मानती हूँ कि कंपैरेटिवली इजी होंगे आप लोगों के लिए, जो लोग लेट्स लर्न से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने थियरीज की हुई है, जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, उनके लिए आज के क्वेश्चन में कुछ नहीं था, है ना। तो देखिए 18 से नीचे तो बिल्कुल ना जाएं, बहुत बढ़िया, 23, 20, 19, ठीक, कोई बात नहीं, जो लोग नए जुड़े हैं वो सीखते रहेंगे। थॉर्नडाइक की थ्योरी कराई हुई है, एक बार लर्निंग थ्योरी सर्च करो, फिर भी मैं करा दूंगी, रिवाइज करा दूंगी एग्जाम से पहले, टेंशन क्यों। हिंदी वालों का बहुमत ज़्यादा है, प्लीज़ हिंदी में ही पढ़ाइएगा। महावीर जी टेंशन मत लीजिए, मैं कोशिश करूंगी कि कंटिन्यू करें, या हफ्ते में 1 दिन कर देंगे फिर हिंदी, और बाकी बाइलिंगुअल कर देंगे, दोनों भाषाओं में सीख लेंगे। चलिए गुड नाइट, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, घर में रहिए, है ना। बाय बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं अगर अभी तक ना किया हो तो। धन्यवाद।